Good morning students. So we start with chapter 4 carbon and its compounds. तो हम इसमें देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होती क्या है. तो we'll start with combustion. Combustion बेसिकली क्या है? कंबशन के नाम से आपको क्या पता चलता है? कंबशन यानी उड़ना, कंबस्ट हो जाना. ये है हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब क्या है? तो हम इसके लिए ये जो डेफिनेशन है उसको ब्रेक डाउन करेंगे. कैसे? हाई टेम्परेचर समझ में आ गया. एक्सोथर्मिक यानी जो हीट है सिस्टम में उसे सराउंडिंग में हमें वापस देना. अब वो हीट के रूप में भी हो सकता है, जो भी सिस्टम में है उसे सराउंडिंग में वापस देना. एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी. तो वो है एक्सोथर्मिक. अब रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का. तो रेडॉक्स रिएक्शन आर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द केमिकल स्पीसीज. अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से चला गया तो उसे ऑक्सीडाइज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे गेन हुआ तो उसे रिड्यूसिंग कहते हैं. तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल. और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स. तो इसमें हम ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस हीट प्लस लाइट. सिमिलरली मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट. अब हमें बैलेंस करना है तो क्या करेंगे हम? CO2 प्लस यहां पे इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन. यहां पे क्या होगा? सेम CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट. CO2. सो अब इसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का देखते हैं. सैचुरेटेड में क्लीन फ्लेम मिलेगी. जब सैचुरेटेड कंपाउंड बर्न होंगे तो हमें क्लीन फ्लेम मिलेगी जो कि है ब्लू. और जब अनसैचुरेटेड होंगे तो हमें येलो फ्लेम मिलेगी, येलो फ्लेम विद ब्लैक स्मोक. अब हम एक एक्टिविटी लेते हैं. हम कैम्फर या फिर नैप्थलीन बॉल्स एक स्पैटुला में लेते हैं और उसे फ्लेम पे रखते हैं. तो उससे जो कंपाउंड, मेटल प्लेट तो बर्न हो ही रही है पर कंपाउंड का कलर भी चेंज हो रहा है. तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी होगा अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ. इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन में पार्शियल कंबशन होगा कार्बन पार्टिकल्स का, जिससे कि वो सूट दिख के आएगा और येलो कलर दिख के आएगा. हम एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि है केरोसिन स्टोव का. केरोसिन में इनलेट्स दिए होते हैं एयर को जाने के लिए अंदर. अगर एयर जाएगी तभी वो ऑक्सीजन मिक्सचर बनाएगा रिच, और इसी की वजह से हमें वो ब्लू फ्लेम मिलेगी. अब आपने देखा होगा, ये ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा होगा कि जो वेसल्स होते हैं, कुकिंग वेसल्स, उसके नीचे का पोर्शन ब्लैक हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और वो ब्लॉक हो जाने की वजह से फ्यूल का भी वेस्टेज होता है. तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता ही है. तो जब इसके ऑक्साइड्स बनते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए. अब सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम. सब्सटेंसेस जब बर्न होते हैं तो किसी किसी में फ्लेम दिखती है और किसी किसी में फ्लेम नहीं दिखती, मतलब उतनी विजिबल नहीं होती और निकलती भी नहीं. पहला है कि कैंडल, एलपीजी इन गैस स्टोव, तो उसमें हमें दिखती है, फ्लेम आती है. सेकेंड है कोल, चारकोल टंगी थी एक टाइप का ग्रिल, तो उसमें हमें फ्लेम नहीं दिखती. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है कि इसमें गैसियस कंपाउंड जलता है, इसीलिए हमें वो फ्लेम दिखती है. और इसमें सिर्फ वोलेटाइल कंपाउंड जो है उसका बर्निंग होता है. तो स्टार्टिंग में एक छोटी सी फ्लेम आती है पर वो उतनी विजिबल नहीं होती. तो इसीलिए गैसियस कंपाउंड के जलने की वजह से वो एक ल्यूमिनेसेंस आता है. गैसियस कंपाउंड जब गैसियस कंपाउंड जब बर्न होगा तो वो
एयर की वजह से ल्यूमिनेट होगा और उसी की वजह से वो फ्लेम निकलेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये जो फ्लेम का जो कलर होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की। अब जैसे कि इसमें हीटिंग अ कॉपर वायर इन फ्लेम ऑफ गैस स्टोव, अब कॉपर वायर को हमने जलाया है तो फ्लेम कौन से कलर की होगी? फ्लेम होगी ब्लूइश ग्रीन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब येलो कलर ऑफ फ्लेम अराइजेस फ्रॉम, येलो कलर जो होता है वो फ्लेम का, वो मेनली किस वजह से अराइज होता है? तो अराइज होता है प्रॉपर्टी की वजह से जिसका नाम है इनकैंडेसेंस। अब ये इनकैंडेसेंस है, उसका मतलब क्या है? हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी इनकैंडेसेंस। तो ये होगा, इसीलिए वो येलो कलर होता है सूट के प्रोड्यूस होने की वजह से। अब अगर इनफ एयर होगी तो ब्लू कलर मिलेगा, और अगर नहीं, अगर इनलेट्स है तो फिर येलो कलर मिलेगा फ्लेम का। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोल और पेट्रोलियम मेनली बायोमास की वजह से होते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू न्यूमरस मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स का उनका बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल जियोफिजिकल प्रोसेसेस के अंडर वो सब्जेक्ट होता है, तब जाके हमें ये दो चीजें मिलती है। ये मेनली मिलता है और ट्री से, फॉन से, और ये रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स जो सी के अंडर लिव करते हैं। कोल जो ये रिमेन्स होता है तो वो सब्जेक्ट होते हैं अर्थक्वेक की वजह से, वो और नीचे चला जाता है अर्थ के, और सब्जेक्ट होता है, और ओवर द टाइम वो डीके हो जाता है। वो सारा जो रिमेन्स होता है वो डीके हो जाता है कोल के फॉर्म में। इसमें ये भी बहुत, ये जो रिमेन्स होते हैं वो बहुत ईयर्स के बाद वो हर चीज से, हर चेंजेस से सब्जेक्ट होते हैं। अब वो हो जाएगा एनिमल्स, प्लांट्स डीके हो जाएंगे तो बैक्टीरिया होंगे, खा लेंगे, फिर सिल्ट आएगा, वो कवर कर लेगा, फिर वो रॉक्स में ट्रांसफर हो जाता है, फिर रॉक्स में एक सीपेज जैसे स्पॉन्ज कैसे पानी को चूस लेता है, वैसे वो उसे उसके अंदर रह जाता है ऑयल और गैस के फॉर्म में। और इसीलिए इन सारी चीजों को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्यों फॉसिल फ्यूल कहते हैं? क्योंकि वो फॉसिल हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, और वो ये फ्यूल है, इसीलिए उसे कलेक्टिवली फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। Good morning students. So we'll continue with chapter 4, carbon and its compounds. So today we'll learn oxidation, addition and substitution. Earlier we learned about some compounds born with flame and some without flame. So today we'll start with oxidation. As in earlier lecture हमने देखा था कि oxidation होता क्या है. When the oxidation state rises, तब उसे oxidation कहते हैं. अब oxidation में carbon compounds when undergoes combustion are easily oxidized. तो oxidation में we take example of ethanol, CH3 CH2OH, when undergoes reaction, that is in presence of catalyst, alkaline, potassium permanganate, KMnO4 और acidic potassium dichromate K2Cr2O7 plus heat in both. The result will be acetic acid. This is ethanol. So the alkaline KMnO4 and acidic K2Cr2O7 here are oxidizing agents. Why are they named oxidizing agents? Because they are responsible for increase in the adding oxygen. So they are known as, here these two, alkaline KMnO4 and acidic Cr2O7 are oxidizing agents. The substances because of which
KmNO4 the substances because of which the oxidation state rises, number of oxidant rises are oxidizing reagents. Here it is KmNO4 and K2Cr2O7. Next is addition reaction. Now when unsaturated compounds add hydrogen in presence of nickel catalyst, it turns into saturated compounds. The example here is of hydrogenation of vegetable oils in presence of nickel catalyst. So here animal fats and vegetable oil. That is unsaturated. Unsaturated carbohydrates. So when this is for unsaturated, R is for unsaturated fatty acids. Now when this reacts in presence of nickel catalyst, what will happen? Addition of hydrogen. So the result will be, after addition of hydrogen, the result will be we can take one more example here. This is ethene. Ethene plus hydrogen will give it will give H, here also hydrogen, here 2 and here this addition. So this is ethane. Now you must be knowing that for goodness of our health, these are animal fats is bad, that is harmful for the health, and vegetable oil is good. Now we will go for substitution reaction. So when hydrogen reacts with hydrocarbon, chlorine, when chlorine in presence of sunlight, when chlorine reacts with hydrocarbon in a fast reaction, so it will result in substitution reaction. What is the meaning of substitution? The simple meaning of, see, in addition reaction, in oxidation reaction, H, in addition reaction, hydrogen was added. The substitution reaction means we have to substitute. So this is how it works. Hydrocarbon plus chlorine, this is fast reaction in presence of sunlight. It will result in chloromethane. CH3CH. So this is substitution reaction. Chloromethane. In this CH4 plus Cl2 in presence of sunlight gives CH3Cl, that is chloromethane plus HCl. I'll write it here. So this is chloromethane and this is substitution reaction.